हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन पेपर विद आंसर के बारे में। जी हाँ, पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे कि आपका 2021 का 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है और आंसर के साथ मैं सभी क्वेश्चनों के आपके जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि जिसे आप सोशल साइंस कह देते हो यानी कि एसएसटी। तो एसएसटी का क्लास 10th का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो उसका पैटर्न किस प्रकार का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या नंबर का आएंगे, अब की बार का सारा पैटर्न चेंज हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो आपको टोटल टाइम 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है जी, और आपके पूर्णांक जो है यानी कि 80 हैं, यानी कि आपका 80 नंबर का आपका ये पेपर है। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है इंटरनल। यहाँ पर जो है पूरे पेपर को यहाँ पर लिख रखा है कि 5 सेक्शनों में डिवाइड कर रखा है, खंड का, खंड खा और खंड ग और खंड घ और खंड ड। ओके, और इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है आपको 32 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर कुछ प्रश्न जो है हमारे उसके अंदर जो है आपको चॉइस मिली हुई है कि आप ऊपर वाला करना चाहो तो ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला करना चाहो तो नीचे वाला कर लो। ठीक है, किसी उसमें से उस स्थान पे जो है आपको कोई एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है अगर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है कि सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। 1 से लेकर 16 तक के जितने भी प्रश्न हैं टोटल मैंने आपको बता दिया 32 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 16 तक जो हमारे क्वेश्चन है 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर सारी चीज़ बता रहा हूँ। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा 10th क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, 1 से लेकर जो हमारे 16 तक प्रश्न है उनकी संख्या वो जो है हमारे एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 17 से 22 जो हमारे क्वेश्चन है, 17 से लेकर 22 नंबर तक वो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन है और हमारे 80 शब्दों से उनकी संख्या अधिक नहीं होनी है। 80 शब्दों से ज़्यादा अधिक नहीं लिखना, कहने का मतलब ये। अगला जो हमारा वो है हमारा पॉइंट अगला है 23 से लेकर 26 तक के जो हमारे क्वेश्चन है वो स्रोत आधारित प्रश्न है। उनके अंक जो हैं 4 नंबर के हैं वो प्रश्न। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा 27 से लेकर 31, तो उसकी संख्या जो है हमारी 5 अंक का एक प्रश्न है 27 से लेकर 31। ठीक है, 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए उनके उत्तर। 32वां क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित है यानी कि मैप से आया है, 5 अंक का है और इसमें जो है मैप का क्वेश्चन हमारा इतिहास से और भूगोल से आया। इतिहास से 2 नंबर का है, भूगोल से हमारा 3 नंबर का है, इसलिए इस क्वेश्चन को 32A और 32B में डिवाइड कर रखा है। जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनके लिए यानी कि थोड़े आँखों से समस्या है जिन्होंने, तो उनके लिए जो है मैप के अलावा वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सर्टिफाइड करना होता है कि आप मतलब कि उस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो हम सारे सेक्शनों पर डिस्कस करते हैं और उनके आंसर भी आपको शो करेंगे। ठीक है, आंसर में जो हूँ देखिएगा जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो 120 शब्दों में जिनका आंसर लिखना है, तो यहाँ पर वो मैं जो हूँ पूरा नहीं बताऊँगा, एज अ कि पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये जब आपके टीचर आपके आंसर को चेक करते हैं और जो टीचर आपकी आंसर शीट को जिस मतलब कि मार्किंग स्कीम में से मिलान करके चेक करते हैं वही उसी में से बताने वाला हूँ, तो उसमें विस्तार से नहीं लिखा रहता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, और टीचर मान लीजिएगा ऐसा होता है कि 4 पॉइंट किसी उत्तर के होने चाहिए, ऐसा सीबीएसई कह रही है 4 पॉइंट हो। अगर आपने 2 लिख रखे हैं और क्वेश्चन वो 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपने 2 पॉइंट लिखे थे 4 के स्थान पर। ठीक है, तो चलिए हम जो है पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, सही मिलान की पहचान करिए। तो आप देख सकते हो बिस्मार्क के स्थान पे इटली दे रखा है, यहाँ पे मोत्सनी के स्थान पे, मैथ्सनी के स्थान पे जर्मनी और काबूर के स्थान पे ब्रिटेन और आपका मैटरनिक के स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमें मिलान करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका जो है सही उत्तर कौन सा होगा, तो चलिए हम अपनी आंसर की तरफ जाते हैं। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है मिलान में मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर है यानी कि डी। आगे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैटरनिक यही दे रखा है केवल मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है प्रश्न 1 में कह रहा है सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है उस प्रकार का नहीं है कि आपको डंडे खींच के मिलान करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की थोड़ी बारीकी को समझिएगा। यहाँ पर जो है मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, काबूल ब्रिटेन से मैच नहीं खाता, मोत्सनी जर्मनी से, मोत्सनी जो है बिल्कुल नहीं खाता, बिस्मार्क इटली में है ही नहीं। ठीक है, तो वो बिल्कुल तीनों गलत हैं लेकिन एक सही है, मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है मैटरनिक में ही पड़ता है, तो इस तरह से आपको ही मिलान करना है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो सही उत्तर है ये डी वाला है, तो डी पे आपको टिक कर देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पहले
पहला क्वेश्चन किस तरह से करना है। मिलान ऊपर लिखा हुआ है तो बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, मतलब कि आप हो रहे होगे यार खुद ही स्टार्टिंग में, आप सोच रहे होगे कि मिलान करना है। मिलान नहीं करना, मिलान केवल आपको ये देखना है कि इसमें से जो हमारा कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि कौन सा सही है। और इसमें तो 3 गलत हैं तो 1 सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं और एक संकल्प से और दूसरा संकल्प का एक संकल्पना है से और दूसरा है कारण कैसे। ठीक है, संकल्पना को से वो करा है इन्होंने इंगित और आपका कारण से करा है कैसे। और इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन करिए। ठीक है, सही विकल्प का फिर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा, संकल्प यानी कि से है आपका, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो इसका कारण है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प दिए गए हैं अब। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है विकल्प जो दिए गए हैं इसमें दे रखा है संकल्पना जो है हमारी, यानी कि ए यानी कि स एवं कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें सही हैं, संकल्पना स। और अब हम देखिएगा इसका डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, फिर मैं आपको उसके आधार से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका दूसरे का जो हमारा आंसर है वो दे रखा है इसका पहला, यानी कि इसमें दे रखा है इसकी जो दोनों कोटेशन है ना दोनों। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी इसका आपका संकल्पना और कारण दोनों सही है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है फिर विकल्प जो दे रखे हैं आप देख पा रहे होगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। तो यहाँ पर दे रखा है संकल्पना, ठीक है, और से और कारण, यानी कि जो ऊपर आपने जो अभी पढ़े थे ना, मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो क्यों लिया, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इसका कारण है। तो यहाँ पर दे रखा है कि संकल्पना और कारण जो है दोनों कारण सही है और संकल्पना भी सही व्याख्या है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका दोनों सही नहीं है ये भी गलत होगा। ठीक है, दोनों सही है ये भी गलत होगा, परंतु जो है इसमें लिखा हुआ है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दोनों सही है और संकल्पना की भी सही व्याख्या और कारण की भी सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन पे रुक करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है ऐसे टिक मार का, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए प्लीज़ आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि हम इस वीडियो का जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाएँ क्या। ठीक है, जरूर बता देना दोस्तों। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। तो लाल एवं भूरा रंग, रेतीली एवं लवणीय और शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा जो है उसके संदर्भ में सही है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सभी कथन हमारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा जो होती है उसमें लाल और भूरा रंग भी पाया जाता है, रेतीली और लवणीय भी होती है और शुष्क जलवायु भी होती है थोड़ी, और उच्च तापमान हाई लेवल का होता है। ठीक है, और जल वाष्पन की दर अधिक होती है, तो सभी कथन हमारे सही हैं। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर 1 से लेकर और हमारा प्रश्न नंबर कब तक जी 16 तक हमारे 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे ने चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके पुनः लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि इसको आपको सही करके लिखना है। एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल हो उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रेखांकित जो शब्द है वो विकासशील देश है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, विकसित देश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, विकसित देश। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर दे भी रखा है, एक देश जिसमें जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है उसे किस देश के नाम से कहेंगे, विकसित देश, क्योंकि भाई उसमें से सारी चीज़ सही है। ओके, तो आपको समझ में आ गया यार। देखो यही है क्वेश्चन का पैटर्न कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा पता लग रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से आने वाला है। 2021 का क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ बात करते हैं। तो निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में करिए। ठीक है, वन पार्टी कंट्री दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ लिख रखी होती हैं, वन पार्टी कंट्री। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कॉरपोरेट अमेरिका। ठीक है, जिसे डॉलर से यानी कि पूंजीवादी विचारधारा से दिखा रखा है। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा ही बलशाली व्यक्ति है और यहाँ पर कोर्ट का सिंगे है, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सीनेट दे रखा है जो आप कह सकते हो
हमारा सदन है अमेरिका संसद का, और यहाँ पर हाउस दे रखा है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और आपका सीनेट, और यहाँ पर कोर्ट दे रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है वन पार्टी कंट्री जब हो जाती है तो यहाँ पर किस तरह से इंगित कर रखा है कि जिसकी गवर्नमेंट है, जो मतलब कि आप इसे ऐसा कि गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर चलाने वाला व्यक्ति समझ सकते हो इस मखोटे को, जो बड़ा वाला है, ठीक है, और इसके अंडर में कोर्ट भी काम कर रहा है, ठीक है, हाथी इसके जेब में रखा हुआ है, यानी कि हाथी कोर्ट से इंगित कर रखा है, ठीक है। मैं देखिएगा दोस्तों आपको सारी चीज़ डीपली बताने वाला हूँ। आप मेरी अगर मतलब कि मैं ये बात बताऊँ कि इस चैनल पे जो है हमारी ये पहली वीडियो होगी, ये मतलब कि इस पे 10th के क्वेश्चन पेपर पे। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं ऐसा कि अगर आप देखोगे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो दोस्तों हम जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस दौरान हम बीए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। तो आपको ये जानकर हर्ष होगा कि वो व्यक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा है, ठीक है। मेरा मन था यार कि यार 10th के बच्चों की जो है संख्या के अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यार कि भैया आप 9th और 10th पे बिल्कुल नहीं काम करते, तो यार सोचा कि चलो 10th पे थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे दो चैनल हैं, आपको पता होना चाहिए, टीटीपी इन्फो, और एक दूसरा चैनल है थैंक्स टू पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये हमारा कोर्ट आ गया इसी के जेब में, और सीनेट भी इसी के कंट्रोल में चल रही है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस, और ये देख सकते हैं प्रेसिडेंसी, ठीक है। और जो है यहाँ पर ये हाथी दबा रखा है इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है देख सकते हो फॉक्स फ्रेंड्स, और तो यही है, ठीक है। और ये आपका वाइट हाउस का ये फ़ोटो है, ठीक है। तो इस चित्र को आपने समझ लिया, देख लिया, तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि इस चित्र को देखकर आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो 5वें प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो इसमें लिखा नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसमें खुद करेगा। तो आप देख सकते हो जहाँ तक इसमें दे भी रखा है वैसे तो, कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर एक दल के नियंत्रण होने का संकेत करता है। बहुत ही अच्छा लिखा है इसमें, ठीक है। देखिएगा आप ना मतलब कि यार जरूरी नहीं कि ये ही लिखे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब तुम देखो ऐसे समझो दोस्तों, आप कहोगे कि भैया जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही लिखना जरूरी है क्या? यार नहीं, आप अपनी समझ के अनुसार लिखो, जैसे कि मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करके बताया। तो वन पार्टी कंट्री का मतलब होता है एक दल का प्रभुत्व हो जिस कंट्री में, यानी कि जिस कंट्री के अंदर एक पार्टी का शासन चलता हो, एक पार्टी का रूल हो, ठीक है। तो उसके कंट्रोल में सारी चीज़ चल रही है, ठीक है। कोर्ट भी उसके कंट्रोल में है, संसद भी, ठीक है, और आपकी प्रेसिडेंसी तो है ही है, ठीक है, और वाइट हाउस तो आप देख ही रहे हो बगल में ही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन पूंजीवादी व्यवस्था में जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे दिखा रहा है कि वन पार्टी कंट्री होने के साथ जो है उसने सारी चीज़ जो है अपने नियंत्रण में कर रखी है, ठीक है, कंट्रोलाइज्ड हैं सारी चीज़, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि शासन के जो अंग हैं, सरकार के अंग कहते हो ना आप इसे, संसद को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, तो इस संसद हमारे सरकार के 3 अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग किस तरह से जो हैं वन पार्टी कंट्री के अंतर्गत किस तरह से कंट्रोल हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे, जब भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चनों को छात्र खुद करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं हो जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर जब आप करते हो तो इस बात को लेकर मत घबराना कभी कि आंसर हमारा गलत ही जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से चित्र को बिल्कुल देखो, चित्र के अंदर जो जो लिखा हुआ है फिर उसका आंसर दे दो, आगे सही और गलत है आपको बताना है, ठीक है। तो कांडला भारत का सबसे बड़ा पतन है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हम देख लेते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत है कि कांडला भारत का सबसे बड़ा पतन है, ये असत्य है। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है, ठीक है, यानी कि गलत। 7वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और सरकार द्वारा व्यापक अवरोध को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोध, दो जो व्यापार में रुकावटें आती हैं उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम देखते हैं इसका आंसर उदारीकरण, ठीक है, यानी कि लिबरलिज्म। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है अगर हम व्यापार में जो भी कुछ रुकावटें आती हैं तो उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण को आप उदारवाद, ठीक है, इसके बारे में लिया, लिबरलिज्म के बारे में जब आप पढ़ोगे बीए में आके तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा समझा दूँ तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो होती है अगर बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ रोड़ा अटका रही है, ठीक है, मान लीजिएगा टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है कि आप दूसरी कंट्री में व्यापार करने जा रहे हो और एंट्री ही फीस जो है बहुत करोड़ों में है, ठीक है।
जब ही व्यापार होगा जब इतना पैसा भरोगे। अब कोई कंट्री भाई जो है अगर अब व्यापार में तो वो टकराव आ गया तो उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेगा, वो लिबरल हो जाएगा, नहीं स्वतंत्र छोड़ देगा कि कोई भी हमारी कंट्री में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट में व्यापार कर सकता है। तो इसे ही उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए संघ सूची। देखिएगा हमारी 3 सूचियां होती हैं, आपको पता होगा, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, संघ सूची उसे कहते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, यानी कि संसद भवन को होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हो। दूसरी हमारी सूची होती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों पर हमारा राज्य सरकार का भी होता है और हमारा केंद्र सरकार का भी होता है, ऐसे सब्जेक्टों की सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। और राज्य सूची के वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त होता है। तो इस संघ सूची का सब्जेक्ट है, तो कह रहा है संघ सूची का सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिएगा सिक्योरिटी यानी कि आप डिफेंस आपका संघ सूची का विषय है। कृषि आपका संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। आपका संचार संघ सूची का विषय है और व्यापार। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर अब हम समझ लेंगे। आपको मैं बता दूं रक्षा जो है वो हमारा संघ सूची का विषय है, इस बात का विशेष कर दें। लेकिन कृषि और आपका संचार और व्यापार, ठीक है, ये हमारा हो सकता है हम यूं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और संचार। अगर आप संचार को रखें कम्युनिकेशन को, तो संचार अगर आप तो कृषि और कहीं ना कहीं व्यापार ये हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम प्लीज़ एक बार देख लेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा और चौथा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल हमें सही लग रहा है वैसे तो दूसरा और चौथा दोस्तों देख सकते हो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कृषि हमारा जो है राज्य सूची का भी विषय है और आपका सेंट्रल सूची का भी यानी कि संघ सूची का भी, और हमारा जो व्यापार है वो भी। ठीक है, लेकिन संचार जो है वो हमारा केवल जो है संघ सूची का विषय है। इसमें पूछा है जो संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो संघ सूची का विषय कृषि नहीं है और व्यापार नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिर ऑप्शन दे रखा है केवल 2 और 4। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको नीचे के इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने, कभी आप नीचे के विकल्पों को ना देखो और ऊपर वाले विकल्पों को ही देख के समझ लो कि यही फाइनल विकल्प हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो 9वां क्वेश्चन है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है जूट को कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी एक जायद फसल का उदाहरण लिखिए। ठीक है, जायद फसल का, तो जायद फसल का खीरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हमारा वायु प्रदूषण। देखिएगा तो अब यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर एक आया सुनहरा रेशा अथवा लिखा आया है, फिर नीचे क्वेश्चन है किसी एक जायदा फसल का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 2 में से दोस्तों आपको दोनों नहीं करने। 9वें क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 में से कोई एक करना है। यानी कि मान लीजिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है तो फिर नीचे वाला कर लीजिएगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको पूरा उतारने की जरूरत पड़ेगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अगर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो टीचर यार ये कंफ्यूज हो जाएगा कि अथवा का ऊपर वाला क्वेश्चन करा है नीचे वाला। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट कॉपी है तो। और जो है 10वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक उपाय सुझाइए। ठीक है, और जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक उपाय सुझाइए। ठीक है, तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है तो देख सकते हो वायु प्रदूषण कहा था, तो वायु प्रदूषण पे दे रखा है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, या देखिएगा ब्रैकेट में कोई अन्य भी लिखा हुआ है तो आप अलग भी लिख सकते हो, आप फैक्ट्री लिख सकते हो वाहनों के स्थान पे। ठीक है, वायु प्रदूषण तो बहुत प्रकार से होता है। ओके, और आगे क्या रखा था वो था हमारा जल प्रदूषण से। तो कह रखा है जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करें, तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप उत्तर लिख सकते हो कि शहरी कचरे यानी कि जो हमारा सिटी है, सिटी के अंदर जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो अपने कचरे को नदियों में बहा देती हैं, और नदियों में मिलने से हमें रोकना चाहिए। बहुत ही देखिएगा शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, शॉर्ट में लिखने की आदत आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शहरी कचरे को नदियों में मिलाने से रोकना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि आप मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रियों के, उनको मिलने से नदियों में मिलने से रोकना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपको दिल्ली से चेन्नई आपातकालीन चिकित्सीय सहायता हेतु जाना है। ओके, इस प्रकार कि आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थितियों में परिवहन का कौन सा साधन आपके लिए अधिक
अधिक सहायक साबित होगा। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई आपातकालीन चिकित्सीय सहायता हेतु आपको जाना है, यानी कि आपको मेडिसन हेल्प के लिए जाना है। और इस प्रकार आपको आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थितियों में कौन सा आपका साधन बेटर होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा वायु परिवहन, देखिएगा बात क्या होती है ना यार, कि सीधी सीधी बात है कि मेडिकल हेल्प के लिए आप जा रहे हो, कि व्यक्ति कोई मतलब कि मर रहा है तो यार उसे बचाने जा रहे हो, आप मोटे मोटी भाषा में समझ लो। अगर आप बस से जाओगे या पानी वाले जहाज़ों से जाओगे तो दोस्तों आपको तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप हवाई जहाज़ से जाना पसंद करोगे। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है आपका मतलब कि वायु के सोर्स से आपको जाना है। ठीक है, वायु परिवहन, या आप इसमें लिख सकते हो हवाई जहाज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो अथवा का अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिएगा आपको दिल्ली में अपने घर से उसी शहर में अपने किसी मित्र के घर जाना है। ठीक है, परिवहन का कौन सा साधन के प्रकार में आपके लिए अधिक सहायक साबित होगा। पर ध्यान रखिएगा उसी शहर में आपको किसी मित्र से मिलना है। ठीक है, अपने घर में उसी शहर में, तो आप जो है पैदल यात्रा कर सकते हो। ठीक है, तो सड़क परिवहन का आप यूज करिएगा। ठीक है, पैदल भी लिख दोगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम बात करेंगे कि यार इसमें जो है आपका लिख रखा है सड़क परिवहन, तो आपको सड़क परिवहन लिख के यहाँ पर आपको अंक मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन है आपका, इकबाल एवं उसके परिवार के 5 सदस्य मिलकर कृषि कार्य करते हैं एवं 50 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं। देखिएगा ये आपका इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से है। ठीक है, आपको पता होगा आपके एसएसटी में जो है क्या क्या चीज़ लगी हुई है, अर्थशास्त्र लगा हुआ है, सामाजिक आपका राजनीतिक विज्ञान लगा हुआ है, दूसरा भूगोल लगा हुआ है, तीसरा और इतिहास लगा हुआ है, चौथा। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा जो है क्वेश्चन देख सकते हो ये अर्थशास्त्र से आया है, यानी कि 9वीं और 10वीं में अर्थशास्त्र आ जाती है और फिर 11वीं और 12वीं में भी आ जाती है। तो देखिएगा इकबाल, वो कह रहा है कि इकबाल और उसके परिवार के 5 सदस्य मिलकर कृषि कार्य करते हैं और 5 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं। किसी पारिवारिक झगड़े के कारण परिवार के 2 सदस्य पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ देते हैं, फिर भी परिवार के शेष सदस्य 50 टन गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। बताइए परिवार के 2 सदस्य किस प्रकार की बेरोजगारी का शिकार थे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपका मौसमी बेरोजगारी तो देख सकते हो यहाँ पर 12वें में प्रच्छन्न बेरोजगारी दे रखी है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी इसका सही उत्तर नहीं होगा, नहीं कह सकते। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन जो है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी एक इसका अच्छा उत्तर है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओके, 13वां क्वेश्चन है, किसी भी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कौन सी दलीय व्यवस्था को। ठीक है, तो देखिएगा लोकतंत्र के लिए बेटर जो पार्टी सिस्टम है वो कौन सा बेटर नहीं माना जाता, वो आपको बताना है। तो वन पार्टी सिस्टम जिस भी देश में होता है ना दोस्तों, वो लोकतंत्र के लिए बढ़िया नहीं है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम। अब आप देख लो, मान के चलिए अब सेंट्रल लेवल पे भारत सरकार के अंदर हमारी कौन कौन सी पार्टियां हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आपकी कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, आम आदमी पार्टी तीसरी मान सकते हो अगर आप सेंट्रल लेवल पे, लेकिन है नहीं इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपकी देखिएगा 2 पार्टियां हैं, एक राहुल गांधी की, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है अगर ऐसी कंडीशन ऐसी हो जाए कि बीजेपी ही बच जाए पूरे भारत में, ठीक है, सभी पार्टियों को वो इस तरह से मतलब कि उन्हें उनके अधिकार छीन ले, मैं कहूँ अपना ही शासन स्थापित कर ले, जैसे चीन के अंदर है वन पार्टी सिस्टम, तो वो लोकतंत्र का एक अच्छा मिसाल के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों आपका राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों जब आप 12th क्लास में आ जाओगे ना तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही शानदार तरीके से आप यूरोपियन यूनियन को पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स हमारी कैपिटल है जहाँ तक है बेल्जियम की है जहाँ तक है, तो खैर कह भी नहीं सकते, पर ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना जहाँ भी इसका मतलब कि कंट्री का नाम क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है 15वां, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। अवशिष्ट विषय देखिए दोस्तों वो होते हैं जो हमारे नए कानून होते हैं जिन पर कोई भी नई चीज़ है, मान लीजिएगा यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जो बचे हुए कानून हैं जो किसी भी सूची में नहीं डले हुए, जिनका कहीं भी प्रावधान नहीं है, तो उन विषय पर कानून कौन बनाएगा। तो उन विषय पर दोस्तों कानून बनाने का अधिकार जो है संघ लेवल पे संसद के पास होता है अवशिष्ट विषयों पर। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका उत्तर जो है क्या दे रखा है, केंद्र सरकार
एवं राज्य सरकार दोनों के पास ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा केंद्र सरकार के साथ साथ आपको अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको दोनों के लिए दे रखा है। ठीक है, राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों को। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं, 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का उत्तर दे रखा है, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसा लड़ाई ऐसे रूप में ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे तो उसे गृह युद्ध कहेंगे। यानी कि किसी कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर जब सरकार जो है विरोधी, जो अपोजिशन वाला ग्रुप है कोई भी सरकार का, तो उसके विरुद्ध जो है समूह जो है ग्रुप है उसमें हिंसक लड़ाई का रूप हो जाए तो वो कहीं ना कहीं एक आपका होम वॉर हो जाएगा, गृह युद्ध आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सेकंड सेक्शन हमारा आ चुका है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे एक एक नंबर थे। अब हमारा खंड बी आ चुका है। ठीक है, यानी कि सेक्शन बी। तो देखिएगा 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो चलिए इसे देखते हैं दोस्तों। तो 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि असम की बागवानी मजदूरों के लिए आज़ादी का महत्व था कि उन 4 दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि असम, मैं पहले दोबारा पढ़ लेता हूँ इसे, कि पहला पॉइंट है 17वें का, असम के बागवानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन 4 दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा क्वेश्चन का, उनके लिए आज़ादी का अर्थ था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। आगे लिखते हैं कि क्योंकि 1859 में इंग्लैंड, ठीक है इंग्लैंड लिखना था इसे, सॉरी, तो इंग्लैंड लिख रखा है कोई नहीं, तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा बागानों में काम करने वालों मजदूरों को बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। ठीक है, आगे कह रखे हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में सुनने के बाद उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर चल दिए, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। 5वां पॉइंट कह रहे हैं कि उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो सबको गांव में ज़मीन मिल जाएगी। कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग कह रहा है यार, ये तो समझ में नहीं आया ना कि कहीं भी दे नहीं रखा है कि क्वेश्चन जो है किसके रिगार्डिंग है, सेक्शन 2। ठीक है, नीचे लिख दिया कोई अन्य उदाहरण, कोई अन्य बिंदु। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, खंड मतलब कि आपका अगले का। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, तो देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम डायरेक्ट आंसर की में चले गए थे। ठीक है, हमारा इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 17 आप देख सकते हो। तो प्रश्न संख्या 17 थी हमारी, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, कथन का समर्थन में तर्क दीजिए। तो देखिएगा अब जो हमारे क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आएंगे, तो मैं आपको दिखा दूं एक बार दोस्तों। 17 से लेकर 22 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 80 शब्दों से अधिक लिखने और 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा मैं आपको उत्तर बता रहा था, वो क्योंकि मैंने मतलब कि वो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे वो करना पड़ता है तो मैं भूल गया था। तो देखिएगा खंड खा के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, तो उसमें कह रहा है बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार में स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। अब इसका उत्तर आपको ये लिखना था। ठीक है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है ऐसे लिखने की ज़्यादा कोशिश करनी है कि हेडिंग बना दी और हेडिंग के बारे में आपने व्याख्या कर दी। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में तो इसलिए लिख रखा है कि टीचर को जो है जब आपके आंसर के अंदर आपके आंसर चेक करता है आंसर शीट में, तो उसके अंदर पॉइंट देखता है कि ये वाले पॉइंट लिखे हैं तो बच्चे ने नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अंदर ये हमारा ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए हमसे पिछली बार 17वें क्वेश्चन में क्या गलती हुई थी, तो हमने इसे क्वेश्चन समझ लिया था जैसे 18वां अब आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बैक नहीं करा था। तो चलिए 18वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लोकतंत्र शासन करने के लिए अन्य विकल्प से बेहतर किस प्रकार है। ठीक है, लोकतंत्र शासन करने के अन्य विकल्पों से बेहतर किस प्रकार है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे बताना है। तो क्यों देखिएगा बेहतर है हमारा लोकतंत्र, कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन की व्यवस्था है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं और सामंजस्य बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा आप कोई दूसरा भी पॉइंट लिख सकते हो, किसमें जो है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं।
19वां क्वेश्चन है कि आपकी जेब में मौजूदा धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता आप जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सच है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि आपकी जेब में मौजूदा धन किसी उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सच है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है अथवा के अंदर ये क्वेश्चन कि आप इसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो कह रहे हैं ये हाँ, क्योंकि धन से केवल जीवन की आवश्यकताएं ही पूरी की जा सकती हैं। जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्वच्छ वातावरण नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, वो सही बात है, क्योंकि यार उसमें तो हमने सबको सहयोग देना पड़ेगा ना। ओके, तो अगला हमारा पॉइंट है इसमें, धन से व्यक्ति संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बच सकता जब तक कि पूरा समुदाय इनसे बचने के लिए कदम नहीं उठा ले। कोविड-19 से यह बात पूरी तरह से सत्य हो जानी पड़ती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, हम यूँ कहें तो मान लीजिए कि आप बहुत अमीर हो, आपको कोरोना वायरस हो गया तो आपसे सब दूर दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन पैसा है तो सब पास पास आ जाएंगे। तो आप जो है अथवा के अंदर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आप जो है इस कंडीशन में देखिएगा 19वां जो क्वेश्चन है वो दो दे रखे हैं, दो में से कोई एक करना है। कि ऊपर वाला करना चाहो ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला करना चाहो नीचे वाला कर लो। तो यहाँ पर दे रखा है पर्यावरणीय क्षरण। तो पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है पर्यावरणीय क्षरण के हमारे जो परिणाम है राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते, क्योंकि तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है पर्यावरणीय क्षरण राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सही बात है, राष्ट्रीय क्षरण का प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है, जैसे भूमंडलीय तापन, अम्ल वर्षा आदि। पर्यावरणीय क्षरण से जुड़ी समस्याओं का मिलजुल कर सुलझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई आप दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो। ओके, तो 20वां क्वेश्चन हम 20वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं और एक बार देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भाषाई राज्यों के निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और प्रमुख परीक्षण था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये जो हमारे क्वेश्चन है आपको 3-3 नंबर के दिख रहे होंगे, साइड में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर देखते हैं। 20वें का उत्तर क्या दे रखा है, तो देखिएगा 20वें का जो उत्तर है वो आपका दे रखा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, इतिहास में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो हमारे रामुलु पोट्टी थे, श्री रामुलु पोट्टी, वो मर गए थे। उन्होंने जब मतलब कि अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे। तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। इससे कई नेताओं को देश के टूटने का भी डर था। ठीक है, इससे कई नेताओं को देश के टूटने का भी डर था। चौथा पॉइंट है, इसके कारण भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन में कुछ समय के लिए टाल दिया गया, लेकिन बाद में भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का गठन किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी इसमें लिख सकते हो। 21वें क्वेश्चन पे बात करें तो देखिएगा 21वां जो क्वेश्चन है उसका है हमारा, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में जो साझेदारी होती है ना दोस्तों, सरकार के अंदर जो हमारा पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, सत्ता में साझेदारी, वो लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता में साझेदारी का मतलब दोस्तों यही है कि अगर आप गवर्नमेंट में, शासन व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो वो साझेदारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिएगा इसका जो उत्तर दे रखा है किस तरह से दे रखा है, देखते हैं। तो आप देख सकते हो 21वां क्वेश्चन का जो उत्तर है इस तरह से यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। तो लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कभी आप ये मत सोचना कि हमें भी पूरा इतना ही लिखना है क्या। ठीक है, नहीं, आपको 80 शब्द लिखने ही लिखने हैं कम से कम। ठीक है, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि लगभग एक पेज, 75% भी कह दो आप, वरना एक पेज आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि प्रस्तुत कथन सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता को दर्शाता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिख दिया पहला। ठीक है, यानी कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता को दर्शाता है, जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा था क्वेश्चन में। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि लोग इस पर शासन व्यवस्था के बीच सत्ता को बांटा जाए। आगे लिखते हैं कि सत्ता की साझेदारी से शासन की वैधता बढ़ जाती है। सत्ता की साझेदारी सामाजिक टकराव को रोक पाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो।
तो 22वें क्वेश्चन पे हम रुक करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन और अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब कि यहाँ पर दे रखा है सड़क परिवहन रेल परिवहन से महत्वपूर्ण क्यों है, रेल परिवहन से महत्वपूर्ण सड़क परिवहन क्यों है। तो इसका जो उत्तर है बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि रेलवे की अपेक्षा निर्माण लागत बहुत ही कम है सड़क परिवहन में। ठीक है, रेलवे निर्माण जब होता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, रेल का खुद का खर्चा, पटरी का खर्चा, वायरिंग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आप अगर ऊपर वाला मन नहीं है करने का तो नीचे वाला कर सकते हो। तो पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, उद्योग या व्यापार जो है अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरह से सहायक है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर जो दे रखा है, अभी जरा 1 मिनट। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो क्वेश्चन था, अगर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लूँ क्योंकि मैं भूल गया था कि किसको मेंशन करके हमें बताना कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था का विकास में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, पर्यटन जो है उद्योग या व्यापार में, तो यहाँ पर बता रखा है कि पर्यटन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को भी प्राश्रय देता है। ठीक है, यानी कि निर्भरता देता है। आगे लिखते हैं कि पर्यटन से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही। और कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख सकते हो कि इससे हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और देखिएगा हमारा खंड ग यानी कि खंड सी आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तर हैं और ये हमारे क्वेश्चन है। तो खंड ग स्रोत आधारित हमारे क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद जो आया है इसे आप पढ़ लीजिएगा और फिर आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये 23वें का पहला क्वेश्चन कि राजनीतिक रूप से उदारवादी किस प्रकार की सरकार पर जोर देते हैं, निरंकुश, सहमति के आधार पर या उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों यानी कि निरंकुश दोस्तों और सहमति के आधार पर जो उदारवादी हैं जो इन्हीं पर जोर देते हैं। ठीक है, निरंकुश का तो मतलब यही है कि ऐसी सरकार जिस पर कोई रोक ना लगा सके, और सहमति होनी चाहिए उसमें सबकी। ठीक है, तो उदारवादी इसी सरकार की बात करते हैं। ओके, तो उदारवाद से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको बता दूं तो देखिएगा दोस्तों, उदारवाद जो है हमारा समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर दे भी रखा होगा, उदारवाद लैटिन भाषा लिबर शब्द का आधारित है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए उभरते मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ठीक है, यानी कि सभी का एक्सेप्टेशन जरूर हो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दोस्तों मतलब तीसरा क्वेश्चन है 23वें का तीसरा, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान है और आगे लिखते हैं कि संहिता के माध्यम से सीमित मताधिकार की वापसी हुई, संहिता के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपका तीसरा क्वेश्चन में नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता के माध्यम से सीमित मताधिकार की वापसी हुई। चौथा क्वेश्चन है उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कौन सा देश था। ठीक है, यानी कि उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कौन से देश ने किया था, आप ऐसे मान लीजिए। तो उदारवादी प्रजातंत्र का जो प्रयोग करा वो सबसे पहले फ्रांस ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन देखिएगा, वही है हमारा, बिल्कुल अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, इस आर्टिकल को, फिर आपको उत्तर देना है। युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है, युद्ध के देवता, तो ब्रिटेन करता है जहाँ तक है, हाँ ब्रिटेन इसका सही उत्तर है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह तो शुद्ध है, सत्याग्रह तो शुद्ध डैश 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 लगा हुआ है, फिर है लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो देख लेते हैं, आत्मबल। ठीक है, आत्मबल दे रखा है। ओके, आगे दे रखा है कि आत्मा का मूल आधार क्या है, तो आत्मा का जो मूल आधार है वो क्या है हमारा, आत्मबल। ठीक है, मतलब कि आत्मा का जो मूल आधार है वो आपका कहीं ना कहीं फोर्स है, बल है। उपरोक्त अनुच्छेद का सार करके अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि इसको आपको फिर क्या करना है, इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है इस आर्टिकल को अपने शब्दों में इन सभी का क्वेश्चनों का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो 25वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 25वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ चुका है,
ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे और आपका 1-1 नंबर के चारों क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार से आपका जो है ये 24वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का हो गया और 25वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का ही रहेगा। तो आपको आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चनों पर आ जाना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में कोयले की प्रचुर भंडार नहीं है। ठीक है, कोयले की। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कहाँ पर नहीं है बताइए कोयले की अधिक मात्रा। तो यहाँ पर वही आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, 25वें का है हमारा जी डी। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान में जो है हमारा कोयले की प्रचुर भंडार नहीं है। आगे लिखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में जल की प्रचुर भंडार है। ठीक है, तो जल की सबसे अधिक संख्या का मतलब कि जल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो जल होगा लद्दाख में कहो या अरुणाचल प्रदेश में कहो। ठीक है, तो लद्दाख इसका सही उत्तर है जहाँ तक है बी ऑप्शन। ओके, तो लेकिन यहाँ पर सी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल इसका सही उत्तर है कि अरुणाचल प्रदेश में जल की प्रचुर भंडार है। ठीक है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, यानी कि आपका रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, तीसरा क्वेश्चन, 25वें का तीसरा। तो लिखते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इसलिए कि भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है। कुछ क्षेत्र संसाधनों से संपन्न हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ओके, तो देखिएगा कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों संसाधन जो होते हैं ना, रिसोर्सेज, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन का रूप ले रखी होती है। तो संसाधनों का सही यूज हो, नियोजन के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारा राष्ट्रीय और प्रांतीय और प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संतुलित समाधान हमारा हो जाएगा। ठीक है, वो नियोजन इसलिए आवश्यक है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है और सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव है। देखिएगा 26वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो 26वें क्वेश्चन का भी कुछ फॉर्मेट इसी प्रकार से होगा कि आर्टिकल को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन में फिर जाओगे तो क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन आया है हमारा, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी कि एक देश का दूसरे देश से मुक्त प्रवाह होता है जब मतलब कि वस्तुओं का, संपत्ति का, हम यूँ कहें, ठीक है, विचारों का, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन है, या मार्केट स्ट्रेटेजीज का, तो वो कहीं ना कहीं आपका ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पर दे रखा है वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच एक एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि सभी को जोड़ने की प्रक्रिया है जो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। ठीक है, जो किसके द्वारा संभव हो रहा है? विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 26वें का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए सस्ते क्षेत्र की खोज करती हैं और अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करती हैं, जिससे उत्पादन कार्य जटिल हो गया है। ओके, आगे देखिएगा ये लिखते हैं कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि प्रौद्योगिकी ने उत्पादन को सुगम बनाया है और सूचना प्रौद्योगिकी ने उत्पादन प्रक्रिया में आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, सही बात है कि कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो उत्पादन प्रक्रिया में आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि सभी के लिए समान अवसर और सृजन हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वैश्वीकरण के लाभों के सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। यानी कि कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के जो बेनिफिट किसी को भी मिले तो उसमें जो आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। खंड घ पे आ चुके हैं दोस्तों हम। ठीक है, यानी कि हमने A B C अब तक पढ़ लिए हैं सारे सेक्शन। तो देखिएगा खंड जो हमारा घ है उसमें दे रखा है साख, यानी कि ऋण उधार का तात्पर्य एक सहमति से है जो साहूकार कर्जदार के धन, वस्तुएं एवं सेवाएं मुहैया करता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है मैं आपको खंड खा में ले जाने से पहले जो है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी आंसर शीट है ना आपकी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हम देख रहे थे आपका 26वें का लास्ट क्वेश्चन, तो 26वें का जब आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा तीसरा और चौथा। इसमें लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित करिए। ठीक है, आपने बता दिया स्टार्टिंग का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में MNC जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार की भूमिका अदा करती हैं वो आपको बताना है।
आपकी टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार की सहायता प्रदान करी है, फिर वो बताना है। और न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर जो हमने आपको पहले ही पूरा मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट सभी उत्तर पढ़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिएगा हम क्वेश्चन पढ़ें तो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एमएनसी की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर एमएनसी ही दे रखा है दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए सस्ते क्षेत्रों को खोज करती हैं और अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करी हैं, जिससे उत्पादन कार्य जटिल हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान करी है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने उत्पादन को सुगम बनाया और सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उत्पादन प्रक्रिया में आपस में जोड़ दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हम देखें तो न्याय संगत वैश्वीकरण के कुछ उपाय बताओ। तो न्याय संगत वैश्वीकरण किसे कहेंगे? सभी के लिए समान अवसर सृजन हो, जिसमें सुनिश्चित किया गया हो कि वैश्वीकरण के लाभों को सभी से जो है बेहतर हिस्सेदारी होगी। ओके, तो अगले सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। तो सेक्शन की तरफ हम रुख करेंगे। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है सेक्शन घ, यानी कि खंड घ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साख से आप क्या समझते हो? साख किस प्रकार संपत्ति और ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिएगा साख किसे कहते हैं पहले ये बताइए, और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो 27वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ साख ऋण उधार से तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन वस्तुओं एवं सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। संपत्ति के रूप में साख कोई भी व्यापार या उत्पादन कार्य करने के लिए कार्यशैली पूंजी की जरूरत होती है, जो कि ऋण के द्वारा पूरी की जाती है। ऋण उत्पादन के कार्यशील खर्चे तथा उत्पादन का समय पूरा करने में मदद करता है और व्यापारी उत्पादक अपनी कमाई बढ़ा पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो जाती है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारी संख्या जो है पेपरों की बढ़ चुकी है, यानी कि आंसर की अगर हम ऊपर देखें तो मैं आपको दिखा दूं कितने नंबर के हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन घ में, यानी कि तो देखिएगा मैं जो हूँ क्वेश्चन पेपर ही मुझे खोलना पड़ेगा ना। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक हमारे 3 नंबर के थे, और 23 से लेकर 26 तक हमारे 4 नंबर के हैं, और 27 से लेकर 31 तक हमारे 5 नंबर के हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर ऋणजाल के रूप में साख को बताया गया है। देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया, फिर यहाँ पर समझा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही करना है दोस्तों, ठीक है। तो कभी कभी अपनी कार्यशैली पूंजी की जरूरत को पूरा ना करने के लिए ऋण तो लिया जाता है, लेकिन अपेक्षित आय होने की स्थिति में नुकसान सहना पड़ता है। जैसे फसल उगाने के लिए ऋण लिया गया और फसल खराब हो जाए और कर्ज चुकाने के व्यक्ति की स्थिति पहले से और ख़राब हो जाए, ऐसी स्थिति में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है, ठीक है। इसके स्थान पे आप ये भी क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हो, लेकिन ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कौन सा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है हमारा स्वयं सहायता समूह के महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं उनकी महत्वता को आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे समझाना है। ओके, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि स्वयं सहायता समूह का विचार गरीबों खासकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। नियमित बचत के बाद समूह को बैंक से ऋण भी मिल जाता है, जिसका उपयोग समूह स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करता होता है। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार में कमी की समस्या उभरने में मदद करता है और सामान्य अनुसार आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध करवाता है। इन समूह की ब्याज की दर कम होती है,
जिससे ग्रामीणों के ऋणों के जालों में फंसने का खतरा दूर हो जाता है। ये समूह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इन समूह में महिलाओं ने केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों में लोगों को एक मंच मिलता है, जहां से तरह तरह की सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। ठीक है, तो 28वें क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो 28वें क्वेश्चन का पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार, जो हमारे क्षेत्रीय दल का उभार, पहले तो मतलब समझ लो क्या है। कह रहा है भारत के अंदर जो हमारे एरियाज हैं, आपके स्टेट के अंदर बहुत सारे एरियाज होंगे, उनमें अलग अलग पार्टियां हैं। आप देखते होंगे जैसे राष्ट्रीय झोपड़ी पार्टी, राष्ट्रीय मतलब कि अपना पार्टी, पता नहीं कि अलग अलग पार्टियों के नाम आ जाते हैं, आप देखते होंगे। तो कह रहे हैं भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत में जो हमारे रीजनल आपकी पार्टियां हैं, उन्होंने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हो? व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो संघवाद का जो हमारा चैप्टर है ये उससे आया है। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिएगा ये 28वें का दे रखा है। हाँ, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के उभार से केंद्र राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। दूसरा पॉइंट है कि पहले केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी और इस कारण राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार रही तो अक्सर राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो है उत्तर आप देख सकते हो कि पहले केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी और इसी कारण जो है राज्य ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अधिकारों का उपयोग नहीं किया। जब केंद्र राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार रही तो अक्सर राज्यों की अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की गई। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके रिगार्डिंग आपका तीसरा, 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ठीक है, गठबंधन सरकार में युवा में सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की स्वीकृति का उदय हुआ। अगला पॉइंट है, राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। ओके, आगे लिखते हैं कि इस प्रकार इस दौर में सत्ता में साझेदारी, जो कि लोकतंत्र की आत्मा है, ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। तो देखिएगा संघीय व्यवस्थाओं की जो विशेषताएं पूछी थी वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिख रखी हैं। तो संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं, प्रमुख विशेषता, तो उसमें से लिख रखा है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है ना, फेडरल सिस्टम, तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक वाली स्तरों की सरकार होती है। अलग अलग स्तरों की सरकारों की कानून बनाने, कर वसूलने और अन्य विषयों पर उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान में मौलिक प्रावधानों को किस एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही। आपका पांचवा पॉइंट है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों को विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अलग अलग स्तरों की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम कोई दूसरा भी पॉइंट लिख सकते हो। तो देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम रुख करते हैं, जो हमारा 29वां क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो है देख सकते हो, इसका जो हमारा उत्तर है वो हम देखते हैं अब पहले।
तो देखिएगा 30वें का जो उत्तर है वो 29वें का, सॉरी 29वें का उत्तर अभी और भी दे रखा है, लेकिन पहले हम 30वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा 30वें क्वेश्चन में हमने देख लिया और इसके आंसर को आप पढ़ते हैं। तो देखिएगा आंसर आपको भी दोस्तों इसी तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि निजी क्षेत्र का उदाहरण है टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां, वही सार्वजनिक सेवा के उदाहरण हैं रेलवे, डाकघर आदि। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। कुछ चीज़ें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करवा सकता, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र इन चीज़ों सुविधाओं को उपलब्ध कराती है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे आदि का निर्माण। देखिएगा 5वां पॉइंट है कि आपका कुछ गतिविधियां सरकार सामाजिक कल्याण के लिए चलाती है, जैसे विद्यालयों तथा अस्पतालों का निर्माण तथा चलाना। और जब निजी क्षेत्र विद्यालयों का अस्पताल चलाते हैं, जब निजी क्षेत्र विद्यालय या अस्पताल चलाते हैं तो उनके लिए शुल्क होते हैं, शुल्क लेते हैं, सॉरी। देखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें तो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। 31वां क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में क्यों मापी जाती है, यानी कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है वो उसकी इंडस्ट्री में यानी कि उद्योग के डेवलपमेंट में क्यों मापी जाती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है जी। तो विनिर्माण उद्योग की किसी देश की आर्थिक विकास को मापा जाता है क्योंकि विनियोग उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा दोस्तों दे रखा है ये वाला पॉइंट कि विनिर्माण उद्योग जो है कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ता है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है हमारा 31वें आंसर का कि यह द्वितीय व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। देश में औद्योगिक विकसित बेरोजगारी तथा गरीबी के उन्मूलन में एक आवश्यक शर्त नहीं है। देखिएगा चौथा पॉइंट लिख रखा है आंसर की में कि विनिर्माण उद्योग से बनी वस्तुओं के निर्यात से विदेशी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। विदेश के विकसित तथा जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत के विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। ओके, आगे इसका आंसर लिखने ही रखा है। तो देखिएगा लेकिन जो है दोस्तों हम जो है ऊपर वाला क्वेश्चन को पढ़ना ही भूल गए थे, मैं तुमको बता रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलता है 31वां हमारा सॉरी यार वो हमारा मैप वाला क्वेश्चन है ना, मैप वाला मुझे देखना है। तो देखिएगा मैप वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, पेज नंबर 31 है ये, वो 31 पेज नंबर नहीं है, ये 32वां क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखिएगा 32वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो है हमारा क्वेश्चन चिपका रखा है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कि चिपका रखा है, यानी कि हम कह दें मैप चिपका रखा है। तो आपको देखिएगा 31वें क्वेश्चन के बाद अगर आप देखोगे खंड डा, तो देखिएगा हम आंसर की में चले जाते हैं बार बार। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है खंड डा में मानचित्र यानी कि मैप वर्क है आपका। तो मैप वर्क में देखिएगा 32A के अंदर देखिएगा क्वेश्चन जो दे रखे हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी 2 बिंदु अंकित किए गए हैं। इन बिंदुओं को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और सही मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो आपको मानचित्र मिलेगा वो आपको यहाँ पर मतलब कि आपको चिपकाना है अपनी आंसर शीट में, लेकिन 11th और 12th के स्टूडेंटों को फिर नहीं चिपकाना होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिएगा सीधे सीधे मेंशन कर रखा है कि पॉलिटिकल का मैप है, उसके अंदर दे रखा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील और कृषि के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, उस स्थान को बताइए। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं यार 32वां क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है।
तो देखिएगा दोस्तों, आपको भी इसी तरह से ही भर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ मतलब इस तरह से जब भरोगे तो वहाँ पे ABCD करके दे रखा होगा, तो लेकिन आपको जो है बिल्कुल उसमें कौन सी जगह है जहाँ पर ABC लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये गलती कर रखी है कि वो यहाँ पर ABC मेंशन करके नहीं दे रखा। जरा 1 मिनट अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें कि कुछ दे रखा है तो हाँ देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल एंड में दे जरूर रखा है यार मैप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार मैप में 2 ही जगह दे रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आपका मैप जो है ये हमारा है तो राजनीतिक ही यार। तो चलिए देखते हैं एक बार, नील की खेती जो हमारी शुरू करी गई, हाँ तो बिल्कुल सही दे रखा है यार, क्योंकि इसमें ना ऐसे कर रखा है कि आंसर की के जो मैप के अंदर तो ज्योग्राफी का मैप और आपका भूगोल का मतलब और पॉलिटिकल का मैप मिक्स कर रखा है, इसलिए मैं डिसअपॉइंट हुआ इससे कि किस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है वैसे, अब ये समझ गया। तो देखिएगा आपका जो मैप है, जो पॉलिटिकल वाला मैप है, यहाँ पर जो आ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन है और 2 ही जगह मेंशन कर रखा है। तो पहला वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हो, वो बिहार का है, ठीक है, चंपारण बोलते हैं इसे, चंपारण वाला एरिया है, और यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है जहाँ तक है। तो आप देखिएगा ये वाला एरिया बिहार का है, ठीक है, ऊपर की तरफ जिला पड़ता है चंपारण, ठीक है, हो गया जी। तो नीचे की तरफ जो हमारा इलाका है, तो गांधी वाला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया जो आपका इसमें आया है, और आपको फिर वो स्थान बताना है जहां दिसंबर 2020 में कांग्रेस, 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो स्थान यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें 32वें क्वेश्चन में, तो कलकत्ता में आपका हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कलकत्ता को मेंशन करा हुआ है। 32 का बी में आप देख सकते हो किन्हीं 3 उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है 6 दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं 3 को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मेंशन नहीं कर रखा होगा कि ABCD, ठीक है, आपको मतलब कि ये खुद ही अनुमान लगाना है कि ये स्थान कहाँ पर होगा। तो इनमें से जो है आपको कोई 3 पॉइंट आपको बता देने हैं, लिख देने हैं अपने मैप के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आंसर में दे रखा है। तो देखिएगा आपका तैरोर नाभिकीय संयंत्र, यानी कि आपका न्यूक्लियर, आपका जो हमारा सेंटर है वो आपका आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एरिया में है, ओके। अगला जो है हमारा सरदार सरोवर बांध जो है आप देख सकते हो वो गुजरात के अंदर है, ठीक है, दादर व नगर हवेली या दमन एवं दीव वाले उसमें हम कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध। और कांडला पतन आप देख सकते हो यहाँ पर है, ठीक है, जो समुद्री बंदरगाह आप कह सकते हो। काकरा पार नाभिकीय संयंत्र आप देख सकते हो यहाँ पर है, ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पर, ओके। आगे जो दे रखा है हमारा सिगरौली तापीय केंद्र, सिगरौली तापीय केंद्र आप देख सकते हो MP में है ये, बिल्कुल मिड पार्ट में। आगे को जो हमारा वो था इसमें इतना ही है और नीचे की तरफ कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिएगा यही था आपका मैप का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में देखिएगा मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई थी बीच बीच में जो मैं आपसे बार बार वो कर रहा था कि यार प्रश्न के स्थान पे हम उत्तर के वहाँ पे देख रहे थे, तो खैर कोई नहीं यार, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हो। ये हमारे फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, ठीक है। अगर आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।